नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई यूनिट जिसका नाम है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। इसके अंदर का पहला टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पहला एक्ट इसको कह सकते हो भारतीय अनुबंध अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या 1872 का। तो इस वीडियो में हम इसके बेसिक्स देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसकी हम देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा एक और चीज़ है एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक कौन सा एलिमेंट है जिसके माध्यम से एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में हम चर्चा करेंगे इन सब के ऊपर। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ आपको। हम यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं ऑलरेडी, जिनको आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आप आसानी से ढूंढ सकते हो। ठीक है, जो मैंने प्लेलिस्ट जो है यूनिट वाइज बनाई है, जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट है, HRM की यूनिट है, बैंकिंग की यूनिट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की रिसेंट में ख़त्म हुई है अभी यूनिट, उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ये सब टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, तो थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1872 का है। 1872 में आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो देश है वो ब्रिटिश नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम का ये एक्ट है और 1872 में जानते हैं इंग्लिश कॉमन लॉ से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है। प्रिंसिपल्स जो हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ पर बेस्ड ये एक्ट है। ठीक है, और 25 अप्रैल 1872 को ये एक्ट पारित हुआ था इंडियन इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम आज की संसद के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, और तब पारित हुआ था, इनैक्ट हुआ था और कमेंस जो हुआ था 1 सितंबर 1872 को हुआ था। देखिए ये सब डेट आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन जानने वाली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो इस स्लाइड में है वो है कि इस एक्ट के कुल 266 सेक्शंस हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 266 सेक्शंस हैं। इसमें हम इन सेक्शंस को 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला सेक्शन है हमारा, सबसे पहला भाग है हमारा, पार्ट है वो 1 से 75 तक के जो सेक्शंस है उसके अंदर दिया गया है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल जो हैं, बेसिक नियम जो हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। ठीक है, बेसिक सिद्धांत बताए गए हैं, वो हैं हमारे 1 से 75 तक के। उसके बाद 76 से 123 के अंदर बताया गया है सेल ऑफ गुड्स के बारे में। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, सेल ऑफ गुड्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद 124 से 238 के बीच में जो है वो आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बताए गए हैं, जिनको हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा इंडेमनिटी, प्लेज, बेलमेंट, गारंटी, एजेंसी, ये हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसके बाद में सेक्शन 239 से 266 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इसमें आते थे। ठीक है, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, इन दोनों को अलग कर दिया गया है। ठीक है, अब जो है इसको हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पढ़ते हैं। जो अब हम कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ पढ़ते हैं वो सेक्शन 1 से 75 तक, यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, और हमारे 124 से 238 के बीच के जो सेक्शंस हैं वो हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के, वो ही पढ़ते हैं हम। ठीक, बाकी जो दोनों हैं आप जानते ही होंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में एक दूसरा पारित किया गया था 1930 में। ठीक, और पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 में नया दूसरा पारित किया गया था। तभी से ये जो दोनों जो इन दोनों के जो पार्ट्स हैं, दोनों के सेक्शन हैं, वो हटा दिए गए हैं इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो इस समय उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में हम देखने वाले हैं डेफिनेशंस के बारे में। थोड़ी सी डेफिनेशंस आपको बता दूँ यहाँ पर। सबसे पहले डेफिनेशन हमारी आती है, जितनी भी डेफिनेशन ज़्यादातर लिखी हुई हैं वो आपके सेक्शन 2 के अंदर लिखी हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहली बात, थोड़ा सा आप यहाँ से नीचे से चेक करिए इसको। ठीक है, नीचे से चेक करिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले क्या होता है कि एक ऑफ़र होता है। कोई एक इंसान किसी को ऑफ़र या प्रपोजल देता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने किसी को ऑफ़र दिया कि आप ये चीज़ ये पेन लोगे। ठीक, ये ऑफ़र है हमारा कि हम आप पेन लेना चाहते हो, तो वो एक्सेप्ट करेगा उसको। अगर उसको आपकी जो ऑफ़र है वो अच्छा लगेगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, तो आपका ऑफ़र और एक्सेप्टेंस अगर मिल जाएगी तो वो बन जाएगा प्रॉमिस। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि आपको पहले ऑफ़र देना है। ऑफ़र को अगर एक्सेप्टेंस मिल गई, उसको मान्यता मिल गई, यानी उसके अपने उसने आपके ऑफ़र को मान लिया, तो आपका प्रॉमिस बन जाएगा। ठीक, इसके बाद में आपका प्रॉमिस जो है, अगर प्रॉमिस के अंदर एक चीज़ और जुड़ जाती है, यानी कि वो चीज़ है आपकी कंसिडरेशन। अगर प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो वो आपका एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, अगर प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन मिल जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, यानी कि एग्रीमेंट जो है बराबर प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। ठीक, ये चीज़ है। तो बस यहाँ पर प्रॉमिस आपको समझ में आ गया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस
प्रॉमिस और कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन होता है कि अगर कोई चीज़ आपको बदले में मिले, जैसे मान लीजिए मैंने अब पेन का एग्जांपल लिया था, तो मैंने ऑफ़र दिया पेन देने का, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया उसको, लेकिन मैं सिर्फ उसको गिफ्ट दे दूंगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हो जाएगा। मैंने उसको दे दिया तो उसने ले लिया, ऐसा नहीं होगा। अगर उस पेन के बदले में कुछ मुझे मिलेगा नहीं तो कंसिडरेशन नहीं होगा। ठीक, कंसिडरेशन मतलब होता है बदले में कुछ। क्विड प्रो को इसका एक लैटिन वर्ड है, क्विड प्रो को, कंसिडरेशन का एक लैटिन वर्ड है क्विड प्रो को। इस यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। ठीक, तो इसका मतलब होता है बदले में कुछ। अगर कुछ एक चीज़ के बदले में कुछ मिलता है तो उसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। तो प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो उसको हम एग्रीमेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर उस पेन के बदले आपको पैसे मिल जाए, मुझे पैसे दे दिए जाते हैं, तो वो एक एग्रीमेंट हो जाएगा, सेल परचेस का एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉमिस के अंदर अगर कंसिडरेशन जुड़ जाएगा तो बन जाता है एग्रीमेंट। ठीक, अगर एग्रीमेंट जो है लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो सके, यानी कि उसको उस पर हम केस कर सकते हैं, ऐसा अगर लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है तो उसको हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट में क्या आता है हमारा? एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल हो लॉ के द्वारा, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये आपको सीढ़ी समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आता है आपका ऑफर, ऑफर में लगता है एक्सेप्टेंस, तो बनता है प्रॉमिस। ठीक, प्रॉमिस में अगर जुड़ता है कंसिडरेशन तो बनता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो बन जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, लास्ट का है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डेफिनेशन दी हुई है, इसमें सारी डेफिनेशन आपको लिखी हुई है, मैंने समझा दिया है। सेक्शन 2H के अंदर दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्समेंट है बाय लॉ तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और एग्रीमेंट में अगर, और एग्रीमेंट का बनता है जब एक प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बनता है, तो उसको हम कहते हैं एन एग्रीमेंट इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। यानी कि सेक्शन 2E में दिया हुआ है, अगर कोई एग्रीमेंट है, उसके एग्रीमेंट कब बनता है? एन एग्रीमेंट जब बनता है जब प्रॉमिसेस या प्रोमिसेस के अंदर कंसिडरेशन मिल जाती है तो बन जाती है एग्रीमेंट। एन ऑफर और प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब एक ऑफर या प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो बन जाता है प्रॉमिस। ठीक, सिंपल चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में घुमा के लिखा होता है, इसलिए आपको समझने में दिक्कत होती है। जो लॉ की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टिपिकल होती है, उसमें थोड़ा टेक्निकल शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गई होगी। ठीक, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा उसका नाम है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार क्या क्या हैं? तो प्रकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा टाइप आता है वो है आपका फॉर्मेशन या फिर क्रिएशन के हिसाब से। जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो 3 या 4 टाइप के होते हैं। ये सबसे पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक बहुत ही यूनिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसको हम एक बार डिटेल में समझेंगे, अभी आगे चल के हम सभी को देखेंगे, लेकिन इसके ऊपर आपको डिटेल में समझना होगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारा है बेसिस ऑफ कंसिडरेशन। सबसे है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। ये थोड़े बेसिक से हैं, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं। आपके वैलिडिटी या फिर फॉर्मेशन या फिर वैलिडिटी या इन्फोर्सिबिलिटी के हिसाब से हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये है हमारे वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और इन्फोर्सिएबल। ठीक, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए नाम आपको सारे ध्यान रखने हैं और नाम के हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा सब। एक एक वन वर्ड में आपको सारे ही समझा दूंगा मैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहला है हमारा इन्फोर्सिबिलिटी या फिर वैलिडिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स हैं 4 या 5 में से 5 मान सकते हो आप। सबसे पहला है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड यानी कि जो लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, एकदम सिंपल सीधा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो है हमारा अ कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन्स ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स। अभी हम एसेंशियल एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे अलग से मैंने स्लाइड बनाई हुई है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, ये सब में पाए जाते हैं, तो उसको हम कह देते हैं वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट हमारा। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट पार्टीज़, यानी कि 2 कॉम्पिटेंट पार्टीज़, यानी कि 2 कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक हैं। ठीक, कॉम्पिटेंट हैं, पार्टीज़ हैं। इसमें दिया हुआ है सेक्शन 11 और 12 में दिया हुआ है। वैलिड ऑफर होना चाहिए, ऑफर जो है वो वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऑफर दे रहे हो। ठीक है, मनगढ़ंत बातें नहीं होनी चाहिए। वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक्सेप्टेंस वैलिड का मतलब होता है कि वो उसने एक्सेप्ट किया है भैया, आराम से किया है, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई दबाव में एक्सेप्टेंस नहीं दी है उसने, अपने मर्जी से दी है एक्सेप्टेंस उसने।
तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया कुछ बदले में, लॉफुल होना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि आपको बदले में कुछ ऐसी चीज़ गलत चीज़ें दी जा रही हो, ठीक, बदले में कुछ बढ़िया चीज़, स्पेशल चीज़, या फिर लॉफुल होना चाहिए वो, ठीक। इसके बाद आता है फ्री एंड वॉलंटरी कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है, इसमें आपकी मर्जी जो होती है। कंसेंट का मतलब होता है आपकी मर्जी, ठीक है, आपने अपनी सहमति दी है, सहमति जो है वो वॉलंटरी और फ्री होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे आपको आपके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर होती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड हो जाता है। इसके बाद में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है बेसलेस, बेकार, ठीक, वॉइड का मतलब होता है बेसलेस या बेकार। और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम एंड इट वॉज क्रिएटेड, जब से बनाया गया तब से बेकार हो गया। जैसे मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम आपको तारे तोड़ कर देंगे, तारे तोड़ कर देंगे, फिर सूरज को नीचे ले जाएंगे, सब ये सब बेसलेस बातें हो नहीं सकती, देखिए इम्पॉसिबल चीज़ों के लिए नहीं होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका स्टार्टिंग से ही बेसलेस हो जाए, बेकार हो जाए, वॉइड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ये स्टार्टिंग से वॉइड नहीं है, लेकिन आपको पता चला कि आपके साथ धोखा हुआ है तो आप उसको वॉइडेबल बना सकते हो, ठीक है। एग्रीड पार्टी जो होती है, जिसने सफ़र किया है, जो पार्टी सफ़र कर रही है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में भी उसको वॉइडेबल घोषित कर सकती है। वॉइडेबल घोषित करने के लिए एक इंसान या मतलब दो पार्टीज में से एक पार्टी उसको वॉइडेबल घोषित कर सकती है कि मेरे साथ में ये धोखा हुआ है तो मैं इसको वॉइडेबल घोषित कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड एग्रीमेंट, हाउएवर द टर्म्स विद इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड वन और बोथ पार्टीज इंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड द एबिलिटी टू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पर हम इसको वॉइडेबल घोषित कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीव्ड पार्टी मैंने कि जिसके साथ धोखा हुआ है वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल घोषित कर सकती है। इसके बाद में हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इलीगल आप समझते हो जो लॉफुल नहीं है, यानी भी गैर कानूनी चीज़ें जो हैं वो सारे आपके इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाएंगे। जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि हम चल के बम गिराएंगे जाके, आपने किसी के साथ में चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वैसे भी बेकार हो गया, उसके लिए इन्फोर्सेबल नहीं है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इलीगल कामों के लिए किया जाता है उसको हम इलीगल कहते हैं, आप समझ सकते हो, पूरा क्लियर है। तीसरा है हमारा अगला है हमारा अनइन्फोर्सेबल, जिसको हम लॉ में इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। इसका जो देखिए सब्सटेंस तो अच्छे होते हैं इसके, देखिए इसका सिंपल तक समझ लीजिए, इट इज़ गुड इन सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब यहाँ पर चीज़ें बाकी सारी सही होंगी, ठीक है, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो गई है। जैसे कि इसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने राइटिंग में नहीं दिया है या फिर आपने साइन नहीं किया है या और भी कुछ हो सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी वजह से आपका जो चीज़ें हैं मतलब आपके कंडक्ट के हिसाब से ये जो है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो अनइन्फोर्सेबल हो जाता है, ठीक है। तो आपकी पार्टीज जो है कैन स्यू नहीं कर सकती हैं आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती हैं, तो उसके लिए वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। बाकी चीज़ें सही हैं लेकिन आपके थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, उस वजह से आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो है अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया, बहुत आसान है ये सब चीज़ें, आपको एक बार समझनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेगी अच्छे से ध्यान से, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला जो बेसिस है वो है हमारा बेसिस होता है फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये उसी वही है जैसा कि कम्युनिकेशन में होता था। कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है, एक्सप्रेस इम्प्लाइड वाई। देखिए यहाँ पर एक्सप्रेस है, एक है एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम सब कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है हमारी इस क्लियरली हमने बोल दी हैं या फिर लिख के बता दी हैं, जिसमें हमारी सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो चीज़ें हैं हमारी जो सहमति है वो लिखित रूप में या फिर बोल कर या फिर रिटन और ओरल लिखी हुई है और या फिर बोली हुई है, सब कुछ हमने क्लियरली डिफाइन कर दिया है, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक। इसका उल्टा होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर वर्ड्स नहीं यूज़ किए गए हैं, ना लिख के बताया गया है ना फिर बोल के बताया गया है, सिर्फ हम यहाँ पर अपने कंडक्ट के माध्यम से बता देते हैं कि हाँ ये एक्शंस जो है हमारे वो बोलते हैं कि हाँ हमने जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। जैसे मान लीजिए आपने सिर हिला के कह दिया कि हाँ ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही फ़र्क है इसमें। इसके बाद में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरली मीनिंग द वर्ड क्वासी इज़ पिसीडो कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरह का पिसीडो कॉन्ट्रैक्ट होता है। पिसीडो का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वही प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। वो क्यों माना जाता है, उसका मतलब होता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है, इस कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कोई भी इंसान अमीर नहीं हो सकता है दूसरे के ऊपर हावी हो गया। इसका बेसिक प्रिंसिपल है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस। एक इंसान के लॉस से दूसरा इंसान रिच नहीं हो सकता है, फिर फ़ायदा नहीं ले सकता है, ठीक। इसका कोर जो है वो जस्टिस और इक्वालिटी है।
या इक्विटी है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कुछ सामान खो जाए, ठीक, और आपको वो सामान पड़ा हुआ मिल जाए, ठीक, अब तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आप उस सामान का जो मालिक है उस तक उस सामान को पहुँचाइए, ठीक। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही संभव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं इसको इसी और वीडियो में भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो होंगी। इसके बाद में आता है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, आपने ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से कर लिए हैं, वो सारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये आपका बेसिक चीज़ें हैं, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो ये भी है आपका एक कॉन्ट्रैक्ट का टाइप माना जाता है इस समय, ठीक है। इसके बाद में अगला कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है वो है एग्जीक्यूशन के हिसाब से। तो इसमें 4 तरह के आते हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट कर दिया, दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस जो है कंप्लीट कर दी हैं, तो आपका एग्जीक्यूटेड हो गया, ठीक। एक होता है एग्जीक्यूटरी, जो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, दोनों तरफ से नहीं हुआ है, यानी कि फ्यूचर में जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, परफॉर्म्ड, जो अपनी जो ऑब्लिगेशंस वो फ्यूचर में परफॉर्म की जाएंगी। तो इसमें भी फ्यूचर में परफॉर्म की जाने वाली 2 हो सकती हैं, या तो होता है यूनिलैटरल होगा या फिर बायलैटरल होगा। इसका मतलब क्या है कि ऑब्लिगेशन जो है एक पार्टी ने अभी परफॉर्म नहीं किया है, दूसरे ने कर दी है, तो यूनिलैटरल एक तरफ से अभी आउटस्टैंडिंग है ऑब्लिगेशन करना। यहाँ पे है दोनों तरफ से दोनों लोगों ने अभी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की है, ठीक। तो ये चीज़ है, सिंपल है ये तो एग्जीक्यूशन के हिसाब से। एग्जीक्यूशन मतलब होता है कि हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं की हैं और पूरी कर दी हैं, एक ने पूरी नहीं की हैं और दोनों ने पूरी नहीं की हैं, बस इतना ही है, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद में हम अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं इस वीडियो का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे अगर ये सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी तो हम उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, ठीक। सबसे पहला है हमारा सेक्शन 10 के अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपको याद रखनी, सेक्शन 10 के अंदर एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। सबसे पहला एलिमेंट है हमारा एग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानने के लिए हमको सबसे पहले इसमें देखना होगा एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट हुआ है या नहीं है। एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस, अगर 2 लोगों ने एग्री किया है सेम थिंग के ऊपर और सेम सेंस के ऊपर, तभी हम इसको मानेंगे। कंसेंसस होनी चाहिए, दोनों में आपसी सहमति होनी चाहिए, तभी हम उसको हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, ठीक। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यहाँ पर एक इंटेंशन, दोनों की इंटेंशन भी मैटर करती है कि इंटेंशन क्या थी, उन्होंने लीगल रिलेशनशिप बनाने की इंटेंशन थी या नहीं थी, दोनों की जो इंटेंशन है उसको भी मैटर यहाँ पर रखा गया है, ठीक। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब ये होता है कि आपको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के आपसे सहमति ली गई है। आप कंसेंट जो है, आपकी सहमति जो है वो फ्री थी। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, सेक्शन 14 के अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस बिहाफ पर हम इसको फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। सेक्शन 14 के अंदर लिखा हुआ है, अगर आपके साथ कोर्शन हुआ है, कोर्शन का मतलब होता है आपके ऊपर दबाव पड़ा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आपको पावर को आपके ऊपर पावर के हिसाब से आपको भड़काया गया है, फ्रॉड किया गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, आपके साथ में गलत धोखा हुआ है, मिस्टेक हुई है, आपसे ही मिस्टेक हुई है या फिर अगले से मिस्टेक हुई है, तो उस हिसाब से आपकी कंसेंट, आपकी सहमति फ्री नहीं मानी जाएगी, स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी, ठीक है। कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टी जो है कॉम्पिटेंस है नहीं है। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है नहीं है। लायक कब नहीं होगी, जब माइनर मेजोरिटी नहीं होगी। देखो मेजोरिटी मतलब होता है 18 साल से ऊपर, ठीक। अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला वो इंसान माइनर है, यानी 18 साल से नीचे है, तो उसको हम कॉम्पिटेंस नहीं मानेंगे। साउंड माइंड का मतलब है उसकी जो दिमागी हालत है सही है या नहीं है, और नॉट डिस्क्वालीफाइड, यानी कि जैसे कुछ लोग होते हैं इंसॉल्वेंट होते हैं, उनको हम इंसॉल्वेंट लोगों को हम कॉम्पिटेंस नहीं मानते हैं, ठीक। तो ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। कॉम्पिटेंस के अंदर जो इंसान है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको देखा जाता है कि उसके अंदर की चीज़ें हैं या नहीं है। इसके बाद में है हमारा लॉफुल कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन है, जो मैंने आपको बताया था कि जो कंसिडरेशन जो बदले में मिलता है आपको, वो रियल होना चाहिए, सही चीज़, लॉफुल होना चाहिए, और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहीं भी हो सकता है। यानी कि पास्ट में भी आपको मिल चुका हो, मान लीजिए, तो आप उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर प्रेजेंट में आपने क्या हो कि हमको ये मिलेगा, और फिर फ्यूचर में। तो कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहीं भी हो सकता है, लेकिन लॉफुल और रियल होना चाहिए। इसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पस जो है आपका इमोरल और इलीगल पर्पस नहीं होना चाहिए, पॉलिसी के ऊपर, यानी कि पब्लिक पॉलिसी के ऊपर हार्म नहीं करना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्टिव फिर और लॉफुल पर्पस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने का, ठीक। ये भी चीज़ हो गई। फिर एग्रीमेंट नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड वॉइड, इसके अंदर सेक्शन 24 से 30 के अंदर इसके ऊपर डिटेल में दिया हुआ है चीज़ें,
उनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है जो मैंने आपको यहाँ बताई हुई हैं, ठीक है। इसके बाद सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो शर्तें होती हैं, उनमें सर्टेनिटी होनी चाहिए, उनमें एक तरह की चीज़ें होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, एकदम बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं बोलनी चाहिए, सीधी सीधी बातें करनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये आपके जो परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपके नामुमकिन चीज़ के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नामुमकिन चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट करो तो बेकार हो जाएगा वो। तो उसका जो वैलिड एग्रीमेंट, जैसे मैंने आपको बताया तारे तोड़ के ले आओगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बेकार हो जाएगा वैसे भी, उसके अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस आप कर ही नहीं सकते उसकी, ठीक। तो ये चीज़ है, तो ये सिंपल एलिमेंट्स थे जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही मैंने साधारण शब्दों में बताने की कोशिश करी है, बहुत से सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करी है, और अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट में मुझे पूछिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ, सो थैंक यू गाइस। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, मुझे लग रहा है, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ थोड़ा इंसाइट आपको मिली होगी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।